स्विफ्ट कोड क्या होता है? स्विफ्ट कोड एक बिजनेस आइडेंटिफिकेशन कोड है जो बैंक्स को स्विफ्ट द्वारा एक आसान क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सॉल्यूशन के रूप में प्रोवाइड किया गया है। इस वीडियो के अंदर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि स्विफ्ट कोड कैसे काम करता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज के डेट में अगर हमें कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी है तो उसके लिए हमें स्विफ्ट कोड की हेल्प लेनी पड़ती है। स्विफ्ट की फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये एक सिक्योर मैसेजिंग नेटवर्क है जिसका इस्तेमाल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के फास्ट और हैजल फ्री आदान प्रदान के लिए किया जाता है। स्विफ्ट का लक्ष्य क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए एक इंटरमीडियरी और एग्जीक्यूटर बनाना था जिससे उन्हें स्मूथली आगे बढ़ाने में मदद मिली, जो आज के ग्लोबल कॉमर्स में एक बहुत ही जरूरी नीड को पूरा करता है। बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देश के बाहर पेमेंट भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए इसको यूज करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि स्विफ्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ मैसेज सेंड करता है और अपने पास में कोई भी सिक्योरिटीज या मनी नहीं रखता है। दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री की तो 1973 में इंटरनेशनल फाइनेंस और कॉमर्स का समर्थन करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। स्विफ्ट का हेड ऑफिस ला हल पे बेल्जियम में है। स्विफ्ट जो है बेल्जियम कानून के तहत एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और पूरे वर्ल्ड के अंदर 3,500 फर्म जिसमें बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शामिल हैं इसके शेयर होल्डर हैं। अब 3,500 जो शेयर होल्डर हैं वो तो इस संस्था को मैनेज नहीं कर सकते, तो उसके लिए वो 25 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं और ये 25 मेंबर्स जो हैं स्विफ्ट के बोर्ड को मैनेज करते हैं। 1998 में ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये सेंट्रल बैंक के अधीन आ गई और अब ये सेंट्रल बैंक ही इस सोसाइटी की मॉनिटरिंग करते हैं। आज G10 कंट्रीज के सेंट्रल बैंक और यूरोपियन यूनियन के सेंट्रल बैंक मिलकर इस सोसाइटी की मॉनिटरिंग करते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि G10 के नाम में तो 10 आता है, लेकिन ये टोटल 11 कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसके अंदर हमारे आते हैं बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। ये टोटल 11 कंट्रीज मिलके G10 को बनाते हैं। दोस्तों, यहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि क्या हर बैंक के पास स्विफ्ट कोड होता है? तो आंसर है नहीं। यदि कोई बैंक क्रॉस बॉर्डर बैंकिंग या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं करता है तो उसको स्विफ्ट नेटवर्क का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन दुनिया भर के बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास स्विफ्ट के नेटवर्क का हिस्सा बनने का ऑप्शन होता है। एट प्रेजेंट स्विफ्ट 200 से अधिक कंट्रीज और टेरिटरीज में 11,000 से ज्यादा बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़ा हुआ है और अप्रोक्सीमेटली 42 मिलियन मैसेजेस पर डे इस सिस्टम में एग्जीक्यूट किए जाते हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि 1973 में स्विफ्ट आया तो उससे पहले ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कैसे किया जाता था। तो यहाँ पर स्विफ्ट से पहले क्रॉस बॉर्डर पेमेंट या इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर मैसेजिंग कंफर्मेशन का एकमात्र विश्वसनीय जो माध्यम था वो था टेलेक्स। पहले टेलेक्स की मदद से ये काम किया जाता था, लेकिन इसके स्लो स्पीड के कारण और लो सेफ्टी के जैसे कुछ इश्यूज के कारण इसको बंद कर दिया गया। दोस्तों, अब समझते हैं कि ये जो स्विफ्ट नेटवर्क है, ये जो स्विफ्ट सिस्टम है, ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पर जो जितने भी स्विफ्ट के जो मेंबर बैंक्स हैं, हर बैंक को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड दिया जाता है। इस कोड को हम लोग स्विफ्ट कोड, बैंक आइडेंटिफायर कोड या बिजनेस आइडेंटिफायर कोड भी कहते हैं। ये कोड जो होता है ये 8 डिजिट से लेके 11 डिजिट का होता है,
जिसमें स्टार्टिंग के जो 4 डिजिट होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं बैंक को, नेक्स्ट 2 डिजिट जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कंट्रीज को, और जो नेक्स्ट दो डिजिट होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं लोकेशन को, और लास्ट के 4 डिजिट जो होते हैं वो ब्रांच को रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरनेशनल पेमेंट की स्थिति में ये कोड बैंक विशेष की पहचान को शो करता है। लेन देन के लिए इच्छुक एक बैंक दूसरे देश के बैंक को स्विफ्ट मैसेज भेजता है, और एक बार मैसेज प्राप्त हो जाने पर और उसको एक्सेप्ट करे जाने के बाद में पैसा आवश्यक बैंक में जमा करा दिया जाता है। इस स्विफ्ट कोड के माध्यम से ही बैंक पेमेंट का प्रोसेस तेजी से पूरा कर पाते हैं। स्विफ्ट कोड कैसे काम करता है, चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो मुझे अपने क्लाइंट से पेमेंट मंगानी है। मेरा क्लाइंट जो है वो यूएसए में है और मैं यहाँ इंडिया में हूँ। अब मैं अपने अकाउंट की डिटेल, अपने बैंक का नाम, अपना अकाउंट नंबर, अपना स्विफ्ट कोड, सपोज करो मेरा अकाउंट एसबीआई में है तो मैं एसबीआई का स्विफ्ट कोड अपने क्लाइंट को दूंगा। वो मेरा क्लाइंट उस इंफॉर्मेशन को लेकर अपना बैंक, मान लो सिटी बैंक है, वो अपने सिटी बैंक में जाएगा और वहां जाके अपने बैंकर से रिक्वेस्ट करेगा कि इस अकाउंट में पर्टिकुलर इतने डॉलर जमा करा दो। तो उसके लिए सिटी बैंक इंडिया में एसबीआई बैंक को एक मैसेज भेजेगा, और जैसे ही एसबीआई बैंक उस मैसेज को एक्सेप्ट कर लेता है और उसे अप्रूव कर देता है, तो वो पेमेंट सिटी बैंक के द्वारा एसबीआई बैंक के हेड ऑफिस में जमा करा दी जाएगी, और वो हेड ऑफिस उस पेमेंट को मेरे दिए हुए खाते में जमा करा देगा। तो ये प्रोसेस है स्विफ्ट कोड के माध्यम से पेमेंट को प्राप्त करने का। दोस्तों, अगर आप भी कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, किसी को पेमेंट भेजना चाहते हैं या पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं, तो आप भी स्विफ्ट कोड की मदद ले सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि ये स्विफ्ट कोड आपको कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आप अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं। आप अपने बैंक से पूछ सकते हैं उसका स्विफ्ट कोड क्या है, या आप बैंक की वेबसाइट पर जाकर स्विफ्ट कोड निकाल सकते हैं, या गूगल पे सर्च करके भी अपने बैंक के स्विफ्ट कोड का पता कर सकते हैं। याद रखिएगा कि ये जो स्विफ्ट कोड है ये 8 से 11 डिजिट का होगा, जिसके जो लास्ट के 4 डिजिट हैं वो ऑप्शनल होते हैं क्योंकि वो ब्रांच का कोड होता है, और जो स्टार्टिंग के 4 डिजिट होते हैं वो आपके बैंक के ही कोड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसबीआई का जो कोड है वो SBIN से शुरू होगा, IDBI का जो कोड है वो IBKL से शुरू होगा। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं या ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करते हैं तो IFSC के बारे में आपको पता होगा। IFSC की फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये जो कोड है, इस कोड के माध्यम से हम लोग एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। ये जो सिस्टम है ये हमारे इंटरनल प्रोसेस है और ये सिर्फ इंडिया के अंदर काम करता है। हर बैंक के पास में एक यूनिक कोड होता है जिसको हम IFSC कोड कहते हैं। IFSC कोड भी हमारा 8 से लेके 11 डिजिट का कोड होता है, जिसके अंदर भी स्टार्टिंग के 4 डिजिट हमारे बैंक के नाम को रिप्रेजेंट करते हैं। जो इसका 5th डिजिट है वो हमेशा 0 होता है, और आगे के जो 6 डिजिट हैं ये डिजिट हमारे बैंक के ब्रांच को रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्विफ्ट कोड की तरह ही हम IFSC कोड में भी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। दोनों में फर्क यह है कि स्विफ्ट कोड हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में यूज करते हैं और IFSC कोड हम अपने लोकल में इंडिया के अंदर फंड ट्रांसफर करते वक्त यूज करते हैं। दोस्तों, अब एक क्वेश्चन उठता है, क्या होगा अगर हम अपने क्लाइंट को या सामने वाली पार्टी को हम गलत कोड दे देते हैं। तो सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि स्विफ्ट कोड के अंदर गलत क्या है। अगर वो कोड ही गलत है तो ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाएगी। अगर आपका स्विफ्ट कोड आपकी ब्रांच कोड से मैच नहीं करता है तो जनरली इस ट्रांजैक्शन को हम लोग रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अभी आपने सुना होगा कि यूक्रेन और रशिया के वॉर के दौरान सुनने में आया कि स्विफ्ट से रशिया को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैसे तो जो स्विफ्ट नेटवर्क है वो जियोपॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन इसमें भी कुछ इश्यूज हैं कि स्विफ्ट के अंदर जो ज्यादातर ट्रांजैक्शंस होती हैं वो US डॉलर में होती हैं,
और यूएस डॉलर में ये ट्रांजैक्शन होने की वजह से यूएस के सेंट्रल बैंक का इसमें रोल होता है और उस सेंट्रल बैंक को ये पावर है कि वो उस ट्रांजैक्शन को रोक सकता है, जिसकी वजह से ही यूएस समय समय पर स्विफ्ट के ऊपर दबाव देता रहता है और अपनी बात मनवाने के लिए उस पर जोर डालता है। इसी के तहत सन 2018 में उन्होंने ईरान को इस स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर निकाल दिया था। वैसे तो कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने बोला भी था कि ऐसा मत कीजिए, लेकिन यूएस अपने दबाव के कारण उसको बाहर निकलवाने में सफल रहा। अब सुनने में आ रहा है कि वो रशिया को भी बाहर निकाल सकते हैं। क्या ऐसा होगा? कह नहीं सकते। अगर ऐसा हुआ कि स्विफ्ट से रशिया को बाहर निकाल दिया जाए तो रशिया पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? वैसे कुछ अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि स्विफ्ट से बाहर करने पर रशिया पर 5-10% से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब सन 2014 में जब वो क्रीमिया का इश्यू चला था तो यूएस ने तब भी दबाव दिया था कि रशिया को स्विफ्ट से बाहर कर दिया जाए और रशिया को भी पता था कि ये हो सकता है, इसलिए सन 2014 में ही रशिया ने स्विफ्ट का अल्टरनेट ढूंढने पर काम शुरू कर दिया था और 2017 के एंड में उन्होंने अपना खुद का एक स्विफ्ट नेटवर्क तैयार कर लिया जिसका नाम है SPFS, सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस। दिसंबर 2017 में रशिया ने इस सिस्टम में पहली ट्रांजैक्शन करी और मार्च 2018 तक लगभग 400 बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इसके मेंबर बन चुके हैं और लगातार इसके अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आज के टाइम पर अगर रशिया को स्विफ्ट से बाहर कर दिया जाता है तो रशिया पे इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास में अपना एक स्विफ्ट जैसा ही नेटवर्क अवेलेबल है। यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूँगा दोस्तों कि रशिया की तरह ही चाइना का भी अपना एक अलग स्विफ्ट नेटवर्क है जिसका नाम है CIPS, क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम। दोस्तों बेशक रशिया का अपना सिस्टम है, लेकिन फिर भी रशिया नहीं चाहेगा कि उसको स्विफ्ट से बाहर किया जाए, क्योंकि अभी रशिया के पास जो सिस्टम है उसके अंदर बहुत ही कम कंट्रीज, उसके खास जो मित्र देश हैं वही उस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। जबकि अगर हम रशिया के SPFS को स्विफ्ट से कंपेयर करें तो SPFS के अंदर सिर्फ 400 मेंबर्स हैं, जबकि स्विफ्ट के अंदर मोर देन 11,000 मेंबर्स हैं। तो यहाँ पर एक इशू ये भी आता है कि अगर सपोज करो इंडिया को, जो कि स्विफ्ट का मेंबर है, अगर उसे SPFS के साथ भी जुड़ना पड़े तो अभी इंडिया को डबल खर्च करना पड़ेगा। इंडिया के हर बैंक को पहले तो मेंबरशिप लेनी पड़ेगी स्विफ्ट की, जिसके लिए उसे पे करना पड़ेगा, एज वेल एज उसको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी SPFS की और उसको उस पर भी खर्च करना पड़ेगा। तो ये जो खर्चा है ये हर कोई बैंक अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए अधिकतर जो बैंक्स हैं वो चाहते हैं कि एक सिस्टम बना रहे, वो स्विफ्ट के साथ ही काम करते रहें और इसी चीज को रशिया भी समझता है, इसलिए रशिया भी खुद इस सिस्टम से अपने आप को बाहर नहीं करना चाहता है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे जल्द ही फिर किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।